नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बायपॉल्स के लिए जो सीट प्रोजेक्शंस है एग्जिट पोल के, वो आ चुके हैं। ट्रेंड्स की बात हो चुकी है। हमारे साथ मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर मनोज सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बिना लाग लपेट के आपने महाराष्ट्र में मेजोरिटी दी है, आपका प्रिडिक्शन है। भाई देखिए, स्पष्ट करते हुए ये ट्रेंड्स हैं, यहाँ पर कोई नतीजे नहीं बता रहा है, ये एग्जिट पोल्स हैं। उसमें अगर मैं आपके पोल की बात करूं सर, तो आपने बीजेपी को दिया है, आपका जो सीट प्रोजेक्शन वो है 89 से 101 सीट्स का। वहीं आपने सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी को रखा है, एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट नंबर 3 पर, और एनसीपी अजीत पवार चौथे नंबर पर है। इसके अलावा नहीं, चौथा नंबर नहीं, आपने एक्चुअली सीट के प्रोजेक्शन के हिसाब से, वहीं शिंदे गुट जो है उसे 37 से 45 सीटों का प्रोजेक्शन है, और उबाटा को 21 से 29 सीटों का प्रोजेक्शन है। आप मुझे दुरुस्त भी करिएगा सर, लेकिन पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। लोकसभा इलेक्शन से जो हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठे हैं, सवालिया निशान रहा है। सबसे पहले तो आपके एग्जिट पोल को कोई क्यों ट्रस्ट करे, मुझे संक्षेप में बताइए। देखिए, मेरी नहीं, सारे एग्जिट पोल पर टेस्ट करना चाहिए। सारे मेहनत से तय किए जाते हैं और उसके परिणाम मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, ये सही माने उसको आप परफेक्ट आंकड़े को रूप में नहीं देखिए। जब भी आदमी कोई चीज करता है तो एक मेहनत के साथ करता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि ये आंकड़े आ रहे हैं और वो आंकड़े क्यों आ रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश करता है आदमी। क्योंकि चुनाव जब होते हैं मुद्दों पर आधारित होते हैं, बहुत सारे पॉलिसी पे आधारित होते हैं, चेहरों पे आधारित होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो चुनाव को प्रभावित करती है और वो हर बार इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। जहां तक रही बात कि क्यों विश्वास करें, तो आप मेट्राइज के आंकड़े उठा लीजिए। हमने 3 या 4 बार हमारे भी एग्जिट पोल पे लिए हुए हैं। मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं। जैसे हरियाणा में ट्रेंड नहीं फेल होना चाहिए था, यदि ट्रेंड फेल होने की बात करूं तो मैं हरियाणा के बाद अधिक कहीं था तो हिमाचल में था, जहां मुझे लगती थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार आई। और हरियाणा में मुझे लगता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार खुद कंटिन्यू कर गई। तो आंकड़े कभी कभी चौंकाते हैं और यही भारत की खूबी भी है कि इतने सारे भाषा, इतने सारे क्षेत्र, इतने लोगों के बीच में जाकर अपने आप से आंकड़ों को पकड़ कर लाइए और आपको प्रस्तुत करे। और इतने दबाव के बाद, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी तो हमें टारगेट करते हैं, आदित्य जी आप लोग भी नहीं छोड़ती हैं, बार बार कैसे लेकिन होता क्या है कि ये आंकड़े हैं और इस आंकड़े के अनुमान पे ही हम चलते हैं। और कोशिश यही होती है कि हम सफल हो, कोई आदमी असफल होना नहीं चाहता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैंने आपका क्रिटिसिज्म या आलोचना के आधार पर ये बात नहीं कही थी। एक सवाल है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है देखने वाले के मन में, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि भाई एग्जिट पोल को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए, बाकी उसमें कितना सब्सटेंस है वो छोड़ दीजिए। तो मैंने उस लिहाज से, क्योंकि जो व्यूअर देखे या वो जब इन नंबर्स को पढ़े तो उसे समझ आए, तो मैंने आपसे जो पहला नंबर आपका है, वो मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करती हूँ। आपने महायुति को आगे दिखाया है महाराष्ट्र में। महायुति को आप 151 से 170 सीट्स का मार्जिन के साथ लीड दे रहे हैं। सबसे पहले तो इसका बेसिस क्या है सर? और अगर महायुति यहां तक पहुंच रहा है तो उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या लाड़की बहन को माना जाए या फिर कुछ और है? देखिए, चुनाव में कभी भी एक मुद्दे, मैंने बोला कि हर मुद्दे हर क्षेत्र में अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। कांग्रेस और जहां तक महाविकास अघाड़ी का था, तो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो उस समय एक था महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता मराठा पार्टी, रिजर्वेशन। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टियों को तोड़ा। तो लोगों का एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति रिएक्शन भी दिखा था, उद्धव के प्रति सहानुभूति दिखा था, और उद्धव के वोटरों के साथ कांग्रेस के वोटर जब जुड़े तो उद्धव का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक लग गया। कांग्रेस को उद्धव के वोटर मिलकर जो रिएक्ट होकर उनको किए, तो उनका भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन ये चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि एक नाथ शिंदे को एक लंबा समय, 2.5 साल का जो समय मिला, इस अवधि में वो अपने आप को कहीं न कहीं महाराष्ट्र में स्थापित करने की कोशिश उन्होंने किया था। उन्होंने एक काम जरूर किया, जैसे उद्धव थे कि उनका पार्टी का एक हिंदुत्व का चेहरा था कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, उस पे चलते थे। लेकिन जैसे ही वो एनडीए फोल्डर से अलग हुए, यानी बीजेपी से जब अलग हुए, तो उनकी ये पूरी रणनीति चेंज हुई और कहीं ना कहीं लगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के ऊपर चले गए कि भाई हिंदुत्व मेरा वो नहीं है जो पहले टारगेट था।
लेकिन शिंदे जैसे ही ये पार्टी में गए, एनडीए फोल्डर में एक शिवसेना के नए रूप में लेकर, तो ये एग्रेसिव हुए हिंदुत्व को लेकर, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोटरों को, जो शिवसैनिक वोटर थे, जो उद्धव के पास थे, उसको लाने के लिए प्रत्येक दिन उन्होंने कोशिश किया, और कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए दिख रहे थे। रही बात कि इनसे उनको चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बहना योजना जो था लेकर आए, और उस पर काफी महिलाओं को 7,500 तक, आप भी घूम रही होंगी, महाराष्ट्र में देखी होंगी कि माने सभी महिलाएं ये तो जरूर बोलते हुए आपको मिलती होंगी कि भाई मुझे ये पैसे मिले हैं। नहीं मिलने का उन्होंने इस तरह का कोई नहीं लगाया, ऊपर से मरेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये दो नारा वहां पर हिंदुत्व का जो उभार था उसको काफी अधिक ऊपर लेकर गया। और जो शिवसैनिक थे, जो उनका पहचान ही था हिंदुत्व का, और वो हिंदुत्व नहीं कि जो घर में बैठकर चर्चा करे, शिवसैनिक हमेशा एग्रेसिव होकर अपने हिंदुत्व की बात करते आया हुआ है। और इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये दो मुद्दे उनको और भी इकट्ठा करने में शिंदे के लिए सहूलियत हुआ। और यही कारण था कि अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं शिंदे जो है कंफर्टेबल जोन में होते चले गए थे, और इनका तालमेल जो था एनडीए का वो काफी तरीके से हुआ। यूपीए की अपेक्षा जो उनका विकास अघाड़ी था, उसके अपेक्षा इनकी जो अपनी रणनीति थी वो सफल होते हुए दिखी अघाड़ियों की। मैं आपसे, क्योंकि आपने बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया, हमने वोट जिहाद भी देखा, बीजेपी ने अपने नैरेटिव को गढ़ा, मुंबई में अवैध घुसपैठ की भी बात की, औरंगाबाद में औरंगजेब वर्सेस छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की इलेक्शंस में बात हुई। मैं आपसे कुछ पर्टिकुलर सीट्स और रीजन्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ जल्दी जल्दी। एक तो ये जो औरंगाबाद, जहां पर एआईएम, जिसका जो कि छत्रपति संभाजी नगर है अब, उसका नाम बदला गया। एआईएमआईएम ने ये आवाज बुलंद की कि औरंगाबाद था, है और रहेगा, ये कहने की कोशिश की, तो जवाब आया फडणवीस साहब की तरफ से कि कितनी जनरेशन क्यों ना चली जाए, छत्रपति संभाजी नगर ही रहेगा। औरंगाबाद में और अमरावती में भी, क्योंकि अमरावती में भी मैंने देखा था कि एक वो जो पोलराइजेशन था वो था, और हमने अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था 2 दिन पहले। तो इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में आपको किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले? देखिए, काम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो उसका हिंदुत्व का छवि था, उसको वो नीचे नहीं होने दिया, उस मुद्दे को हमेशा ऊपर में रखा, और उसी के ऊपर उन्होंने कैंपेन को भी अपने आगे बढ़ाया। तो दोनों जगहों पे, जो पिछली बार लग रहा था कि इस तरह के उनके वोट प्रतिशत पिछड़े और सीटों पे जो डिफरेंस आया था, इस बार उसको पूरी तरह से पोलराइज कर लिया। पोलराइज तो उन्होंने हर क्षेत्र में किया था, यहाँ पे उन्होंने ज्यादा किया। और लोगों को देखिए, मराठी वोटर जो थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी से टूटे थे, तो उसको इकट्ठा करना था, और एकनाथ शिंदे ने उस काम को बड़ी आसानी पूर्वक करते हुए चले आए। क्योंकि बीजेपी ने एक देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर ब्राह्मण चेहरे को आगे किया, और तो यहाँ पे एक मुख्यमंत्री मराठा नेता को बनाकर उन्होंने मराठी वोटर को भी साधने की कोशिश किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में हिंदुत्व को कैसे उभार कर ले आना है, या एनडीए कैसे उस हिंदुत्व के वोटरों को पकड़ के रखे, ये बड़ी अच्छी तरीके से काम किया है इन लोगों ने। लेकिन सर, एक बात होती है हमेशा पंकज जी, कि ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोट तो कंसोलिडेट हो जाता है, लेकिन हिंदू का वोट उस तरह से कंसोलिडेट नहीं होता है। क्या इन इलेक्शंस में आपको महायुति के फेवर में ये होता हुआ दिखाई दिया? देखिए, हिंदुत्व नहीं इकट्ठा होता ऐसा बात नहीं है, हिंदुत्व के साथ है कि उतना एग्रेसिव होते हुए नजर नहीं आ रहा। लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह का नहीं है। मैं बोला कि जब भी मराठी जो जनमानस बाला साहब के साथ था, वो लड़ने वाला हिंदू था, वो अग्रेसिव हिंदू था, वो घर में बैठकर चर्चा करने वाला हिंदू नहीं था। यदि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हिंदुत्व की बात करते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन वो वोटर माने बूथ पे जाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं थी, यहाँ पे लोग बूथ के तक गए हैं, और उस चीज को किया है उन्होंने, अपना रिएक्शन वोट के रूप में उन्होंने दिया है, और ये मेरे डाटा में दिख रहा है कि इस तरह का रिएक्शन आया है। सर, ऐसे ना बोलेगा, उत्तर प्रदेश वाले बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। और सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में आपके पास यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के बाद।
तो ऐसा मत बोलिए कि बात करता है सिर्फ यूपी का हिंदू, बिल्कुल मत बोलिएगा। तो चलिए ऑन अ लाइटर नोट आगे बढ़ती हूँ। मराठवाड़ा, क्योंकि हमने जब लोकसभा इलेक्शन देखे थे तो हमने देखा था कि कैसे मनोज जरांगे पाटिल के पीछे जो मराठा वोट बैंक था वो मोबिलाइज हुआ था और महायुति को डेंट किया था उनके उस एजिटेशन ने, और महाविकास आघाड़ी ने बड़े लेवल पर गेन्स किए थे। मैं खुद ग्राउंड पर गई थी, वहां पर लोग प्रतिशोध की बात कर रहे थे आज से 1.5 महीना पहले, जो कि चेंज हो गया करीब पिछले 3 हफ्तों में, क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल ने इस बार ये कहा कि एक तो वो किसी को खुलकर सपोर्ट करते दिखाई नहीं दिए, देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने नाम लिया जगह जगह, लेकिन उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि आप इस अलायंस को वोट कीजिए, इसे मत कीजिए। दूसरा, आपने एकनाथ शिंदे साहब का जिक्र किया जो कि एक बड़े मराठा लीडर, मनोज जरंगे पाटिल ने कभी भी उन्हें टारगेट नहीं किया। और तीसरी बात जो लोकसभा इलेक्शन से अलग थी वो थी इंडिपेंडेंस का होना इन असेंबली इलेक्शन में, अपक्ष का होना जिसे ये कहते हैं। तो ऐसे में मराठवाड़ा में क्या महायुति को किसी तरह का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूइंग फ्रॉम लोकसभा? क्या आपको वहां पर ट्रेंड्स दिखाई दिए? देखिए, अभी मुझसे पूछिएगा कि एक एक यही एरिया है जहां पे मराठवाड़ा पे एनडीए फोल्डर है, वो यूपीए फोल्डर से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखेगा। ये 46 सीटों में से जो एरिया है, जो 46 सीटें हैं यहाँ पे, मराठवाड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे 46 सीटों में जो मेरा अनुमान है कि 19 से 24 तक के आपको महाविकास महायुति आ जाएंगे और महाविकास अघाड़ी जो है वो 20 से 26 सीटें ला सकते हैं। लेकिन पिछले की अपेक्षा जो पिछले चुनाव थे और जो मुद्दे थे जिसपे मनोज जारंगी वाले की बात की, पहले आया कि ये शरद पवार के द्वारा प्रायोजित ये आंदोलन है, फिर बाद में ये आई खबर कि एकनाथ शिंदे ने उसको कैप्चर कर लिया है। तो मैंने क्या बोला कि एक मुख्यमंत्री जो होता है वो अपने तरीके से बहुत सारी चीजों को समेटता है, और एकनाथ शिंदे की मैं तारीफ इसीलिए उस समय भी किया और अभी भी कर रहा हूं कि उन्होंने मनोज जारंगे के आंदोलन को जिस तरीके से अपने में पक्ष में लाने में काम किया है वो काफी सराहनीय है। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ओबीसी और मराठियों का जो झगड़ा था उसको बीच का रास्ता निकालते हुए एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ग्रुप ने अपने पास लाने में किया, और ये बहुत जो बड़ा गैप दिखता था उसे बहुत कम कर दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मराठवाड़ा की, जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और सर इसीलिए मैंने इस रीजन पे खासतौर पे डिस्कशन किया क्योंकि महायुति को सबसे ज्यादा डेंट लोकसभा इलेक्शन में इसी रीजन में लगा था, क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल खुलकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांग रहे थे और उनके खिलाफ मैंने ये भी देखा था जब ग्राउंड पर गई थी तो ओबीसी वोट बैंक जो था वो एक साथ आ रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम इन्हें रिजर्वेशन का क्या मतलब है, मराठास को इन्होंने रूल किया है, ये दलीलें वहां पे दी जा रही थी। मैं आपसे विदर्भ की बात करूं सर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट होती है और करीब 3 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि शायद महाविकास आघाड़ी का पलड़ा कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन जब मैं वहां पर गई तो मैंने ये भी देखा लाड़की बहन योजना महिलाओं के बीच में बहुत ही पॉपुलर थी। खैर एग्जैक्ट डेटा क्या है, क्या निकल कर आता है वो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जब आपने ये पोल किया विदर्भ में तो आपको क्या बड़ी बात देखने को मिली? देखिए, 62 सीटों वाला ये विदर्भ का एरिया है जहां पे इस बार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अघाड़ी है वो माने यूपीए फोल्डर में उससे आगे निकलते हुए दिखेगा आपको, और यही रहेगा कि 33 मैंने मेरा मानना है कि 35-37 सीटें मिनिमम यहाँ पे एनडीए ग्रुप जो है वो लेकर आएगी। उसी स्थिति से मुझसे पूछिएगा तो 22 या 21 सीटें के करीब वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे एक बड़े महाविकास आघाड़ी आप कह रहे हैं? जी महाविकास आघाड़ी लेकर आएंगे, 35 सीटों के करीब लेकर आएंगे, बीच का रास्ता लेके 33 से मैं 39 से आपको दिया हूं, और 19 से 24 सीटें जो मेरा है कि महायुति विकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी। हाँ। तो ऐसे स्थिति में क्या कि बीच का रास्ता अभी हम देखें कि क्या है इसमें 19 से 24 तो 22 उसके करीब सीटें ये यूपीए फोल्डर आते हुए दिखेंगे, एनडीए फोल्डर यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन के साथ ये निकलते हुए दिख रहा है। और होता क्या देखिए आदित्य जी, इन सीटों में भी बदलाव आपको दिखेगा, इसलिए दिखेगा कि अभी महाराष्ट्र में 37 सीटें ऐसी हैं जो मार्जिनल है, जिनको कहा जा सकता है कि 5000 वोट के नीचे ये सीटों का डिसीजन होने वाला है। एक काफी बड़ा, जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि कांटे की टक्कर दिख रही है, आप भी गई होंगी तो आपको भी इसी तरह का महसूस हुआ होगा कि कांटे की टक्कर है। तो ये मार्जिनल सीटें काफी बड़ी हैं जहां पर ये कहना कि नहीं यही पार्टी जीतेगी, लेकिन चूंकि
गवर्नमेंट जो है सिंधे और एनडीए की है, तो जो मार्जिनल सीटें होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम उन्हीं में देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी होती है तो उन सीटों को मैनेज करने की स्थिति में होते हैं। तो इस स्थिति में उनको, मुझे लगता है कि ये विंदरवा में काफी अच्छे स्थिति में दिखेंगे बीजेपी, और काफी अच्छे वोट लेकर आएंगे। चलिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे जो है वो है सीएम। सीएम की रेस में आपने किसे आगे पाया? क्योंकि एकनाथ हाँ शिंदे देखिए, से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीतेगा तो एनडीए ही। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि सीएम को लेके रेस नहीं है। मतलब एक ही आवाज हमें उधर से सुनने को मिली महायुति की तरफ से कि हम साथ साथ हैं। देखिए, मैं एक चीज आदित्य जी क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री किसे चुनना है तो एनडीए अपनी बैठकों में उनका चुनाव करेगा। जनता ने लेकिन किसकी तरफ इशारा किया? जनता ने तो एकनाथ शिंदे को इशारा किया, और अच्छे तरीके से इशारा किया है। और मैं एकनाथ शिंदे के जो हम लोग आंकड़े भी देखते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ा हुआ अभी दिख भी रहा है। और उसका कारण है कि ये अभी एक भी कंट्रोवर्सी में फंसे नहीं है। ये काफी हम्म। अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पब्लिक से कनेक्ट है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर आना स्वाभाविक था, और ये और ज्यादा वो हो गया, बढ़ने का कारण हो गया कि जो इन्होंने मुख्यमंत्री माझी योजना लेकर आए, जो लड़कियों के लिए योजना लेकर आया, तो ये वोट प्रतिशत तुरंत इजाफा कर गया। तो मुझसे पूछिएगा तो एकनाथ शिंदे आज के डेट में मुख्यमंत्री के पब्लिक के बीच में सबसे ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। और ये कहा भी गया कि लाड़की बहन से किसी का ग्राफ सबसे ऊपर गया तो वो सीएम एकनाथ शिंदे। और एक और बात मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थी महाराष्ट्र में, उन्हें लेकर सबने ये कहा कि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, यानी कि उन तक पहुंचा जा सकता है। एक लोकल लेवल पर जो लीडर्स होते हैं वो एकनाथ शिंदे तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर एकनाथ शिंदे ये वादा कर दें कि वो किसी के यहाँ फंक्शन में आएंगे, तो मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई कि उन्होंने काम निपटाकर 3 बजे सुबह फोन किया कि मैं आ जाऊं क्या बप्पा के दर्शन करने के लिए। सोए तो नहीं, नहीं हो? तो एक रात ये। की बात बता दूं आती दीदी, कि जुहू पे हम लोग अपने टीम के साथ बैठे हुए थे, और हम्म। डिस्कशन हो रहा था। तो चौपाटी पे जो अपना छोटे वो होते हैं, वेंडर होते हैं जो खिलाते पिलाते हैं, तो बातचीत हो रही थी। तो हम लोगों की बात सुनकर रुक गया वो, और पूछने लगा आप लोग कहाँ से। तो हम लोगों ने बताया कि भाई इस तरह से दिल्ली से आया कर रहे हैं। तो उसने अपने चीजों को सुना रहा था। तो हमने कहा यार मैं तो सुबह से सीएम के हाउस में था, मेरे से तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। कहा मेरे साथ आप चलो, मैं अभी मिलवा के लाता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ यदि कोई बंदा बोलता है किसी के बारे में, तो ठीक है, हो सकता है वो लेकर जाता, मुझसे नहीं मिलवा पाता, एक अलग बात है। लेकिन उसके अंदर ये विश्वास तो एकनाथ शिंदे ने पैदा किया ना। तो कहीं ना कहीं इस विश्वास के आगे एकनाथ शिंदे ने अपने आप को पब्लिक के बीच में स्थापित किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्सेसिबल होना। आप सोचिए, आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं अपने सीएम से जाके मिल सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जी ये बहुत बड़ी बात है। और कई राज्यों के जो लोग होंगे वो ये प्रिविलेज उनके पास नहीं होगा कि वो इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सके कि चलिए हम मिलाते हैं सीएम से। जी चलिए झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड, जहां अवैध घुसपैठ, जहां कन्वर्जन आदिवासियों का, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ मुस्लिम शादी, जहां ये कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है, और साथ ही माटी की बात हुई, माँ की बात हुई, बेटी की बात हुई। तो ये सब बातें हुई। और यहाँ पर मनोज जी, आपने जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, आपने जो प्रिडिक्शंस दिए हैं, उसके मुताबिक आपने दिया है बीजेपी लेड एनडीए को 42 से 47 सीटों पर आपके ट्रेंड्स हैं लीड के, और 25 से 30 सीटों पर आप इंडिया, जो कि ये विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जिसे बीजेपी कहती है, और उस अलायंस के लोगों को बुरा लग जाता है, वो कहते हैं अलायंस अलायंस 2 बार थोड़ी बोलेंगे। तो मैं तो बोल देती हूँ I.N.D.A. ठीक है, जी जी कोई कंफ्यूजन ही ना रहे किसी के मन में। तो उन्हें आपने दिए हैं 25 से 30 सीटें। जी। क्या आपके लिए क्या इसमें की फाइंडिंग्स क्या थे आपके? देखिए, वहां पे भी जिस तरह से चुनाव था, हेमंत विश्वकर्मा को ये कहूंगा कि मैं एज दूंगा कि उन्होंने आने के साथ ही जिस तरीके से बंगला घुसपैठियों को उनके नजर में आया और उसको उन्होंने मुद्दा बनाया, तो संथाल एक तरफ से उसमें पूरी तरह से चुनाव उन्होंने लड़ने की कोशिश किया। दूसरी बात है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का संथाल से दूरी था, तो पब्लिक को वो भी
फील हुआ है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री जो है, जो आप एकनाथ शिंदे के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री हमसे दूर खड़ा हो गया है। अब उन्हीं के भाई बसंत सोरेन जो दुमका से खड़े होते हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट आप सुनी होगी कि रात 1 बजे तो मैं ले लेता हूं तो सुबह तक नहीं बात करता किसी से, ये मेरी कमजोरी है। तो इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं जनता किए हुआ है। दूसरी बात है कि लोगों को यह फील हुआ कि बाहर का नेता आकर हमारे तक पहुंच रहा है और यहाँ का नेता मेरे पास मिलने तक नहीं आ रहा। तो घुसपैठियों का जो मुद्दा उठा, कई कई गांव ऐसे हैं जो वहां से लुप्त हो गए हैं, जहां पे ट्राइबल होते थे, आज के डेट में वहां पर घुसपैठिया बैठा। तो इस मुद्दे बहुत को मुश्किल हालात में। जी, तो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे ये चीजों को उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरी बात बता दें कि जैसे कोलाहल, कोलाहल में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, क्योंकि उस तरह के वहां पे वोटर नहीं है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे कहकर, जैसे जो सलाई का एरिया है, टाटा का जो एरिया होता है, घाटशिला का एरिया ले लीजिए, ट्राइबल से बाहर का एरिया ले लीजिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश की और उसमें सफल भी होते चले। लेकिन यदि पूछिए कि पिछली बार तो कोलाहल की 14 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत कर आई थी, इस बार वहां पे गेन करते हुए दिख रही है, लग रहा है कि वो 7 से 9 सीटें लेकर आ जाएंगी। तो एक तो सीटें वहां पे उनको गेन करते हुए दिखता है। दूसरी बात है कि जब हम छोटा नागपुर, दक्षिणी और पश्चिमी छोटा नागपुर में आते, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलता है और बीजेपी को उससे फायदा भी होता है। और यहाँ पे आते आते आप देखेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुद्दा काफी चला था। अब जैसे रांची का सीट था, हटिया सीट ऐसा था जहां पे बड़ी आप सुनती होंगी कि यहाँ से हो सकता है कि कांग्रेस निकल जाएगी। रांची सीट पे वोट कम हुआ था, इस बार लोगों का उम्मीद भी है कि वहां से सीटें लेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री की सभा वहां हुई और इतनी सफल सभा हुई, उसके बादों से लोगों को लगा कि जो चीजें पहले दिख रही है वो चीजें आज के डेट में होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो ये चीजें परिवर्तन होते हुए दिखा है और यही कारण है कि आप लोहरदगा, जहां पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है, लेकिन ट्राइबल और हिंदू वोटर दोनों मिलकर लोहरदगा सीट को काफी टफ में लेकर आ दिए हैं आज के डेट में। ये पूछिएगा कि रामेश्वर उरांव जो वहां का हेल्थ मिनिस्टर भी मंत्री रहे हुए फाइनेंस के, तो वो भी आज के डेट में अपने आप को ये कहते हुए मजबूती के साथ नहीं दिखेंगे कि मैं जीत रहा हूं। तो एक एक सीटों पे बीजेपी ने काम किया है और पिछले चुनाव में आजसू अलग चुनाव लड़ने के कारण उसको 8 से 9% जो वोटों का डिवाइड हुआ था, इस बार साथ आने से इससे बीजेपी को फायदा होते हुए दिख रहा था। 37-38% पिछली बार इसने बीजेपी लेकर आई थी चुनाव, यदि 8% ये दिया तो 44-45% के करीब बीजेपी पिछली बार भी आया था। दूसरी बात बता दूं कि बीजेपी झारखंड में चुनाव हारी ही नहीं थी पिछली बार। पिछली बार झारखंड का चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास जो थे, पूरे चुनाव को उन्होंने हरवा दिया था। उनकी छवि पे चुनाव लड़ा गया था और उनकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी समझ पाई नहीं समझ पाई एक अलग बात है, लेकिन वो पूरा चुनाव रघुवर दास हारे और उस हार में बीजेपी हार गई और ये हेमंत सोरेन जीत गए। नहीं तो जेएमएम का 18 से 22 सीटें ऐसी हैं जो ट्राइबल की हैं, जहां पे वो जीत कर आते हैं। नॉन ट्राइबल सीटों पे उनकी जीत कभी होती नहीं हुई है। तो ऐसे स्थिति में मुझसे पूछिएगा तो पिछले चुनाव को, 2019 के चुनाव को लेकर 2024 का समीक्षा करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ेगी नहीं, वहां रघुवर दास ने बीजेपी को पीछे कर दिया था और आज वो रघुवर दास वाला मैटर नहीं है। बाबूलाल मरांडी आ गए, चंपई सोरेन आ गए जो कोल्हान को साधेंगे। बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं संथाल को साधने की इन लोगों ने कोशिश किया, ऊपर से शिवराज सिंह चौहान और हेमंता आकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह को बढ़ा रही है। आप जब एनडीए को यहाँ पर लीड दे रहे हैं अपने एग्जिट पोल में, तो सीएम के तौर पर आप किससे देख रहे हैं? देखिए, सीएम तो चुनना भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र नहीं, में, वोटर के हिसाब से मैं पूछ रही थी। लेकिन वोटर हमेशा देखिएगा कि बाबूलाल की पॉपुलैरिटी जो है वहां के जितने भी ट्राइबल लीडर है उससे ऊपर आता है। उसके 2-3 कारण है आदित्य जी। बाबूलाल मरांडी की पॉपुलैरिटी इसलिए ऊपर आती है कि उनको ट्राइबल के साथ साथ नॉन ट्राइबल का भी वोट मिलता है। हेमंत सोरेन के साथ एक चीज है, आप यदि सिर्फ ट्राइबल के बीच में पॉपुलैरिटी को लगाइएगा तो हेमंत सोरेन काफी आगे निकलते हुए दिखेंगे बाबूलाल मरांडी को। लेकिन जहां नॉन ट्राइबल के बीच में आएंगी आप तो हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी एकदम से गिर जाती है।
तो बाबूलाल मरांडी के बार बार प्रश्न होता है कि भाई बाबूलाल मरांडी को सब दिखा रहे हैं, वो तो 2.5 साल का शासन किए थे, 2000 की बात है, और अभी तक आप लोग दिखा रहे थे, 22-21 साल के बाद भी आप लोग उन्हीं को दिखा रहे हैं। तो वो 2.5 साल का जो उनका शासन था, आज उस शासन की चर्चा आदि कर रहे हैं, तो वो शासन कहीं न कहीं जो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, तो लोगों को झारखंड बनने का उद्देश्य दिखता और वो सफल होता हुआ दिख रहा था। यही कारण है कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो ऐसे स्थिति में मेरा मानना है कि बाबूलाल मरांडी पॉपुलरिटी के हिसाब से, ओवरऑल प्रॉपर्टी के हिसाब से लेंगी तो मैं बाबूलाल मरांडी को लूंगा, लेकिन ट्राइबल के ऊपर यदि आप पॉपुलरिटी की बात करें तो हेमंत सोरेन को काफी मिलते हुए दिखता है। आपने बाबूलाल मरांडी साहब का जिक्र किया। मैं खुद कई जगहों पर गई, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके थे, और मैं एक जगह कोट कर सकती हूँ, बुढ़ई गांव में मैं गई। जो वहां पर लोग थे वो बाबूलाल मरांडी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। और बाकायदा उन्होंने एग्जाम्पल देके मुझे बताया, दूसरे नेता का मैं नाम नहीं बताऊंगी, कहा जब बाबूलाल मरांडी आए तो पूरी भीड़ जमा हो गई, और जैसे ही दूसरे लीडर आए तो भीड़ वहां से भाग ली। तो और उन्होंने बताया कि पहले हमारे गांव में शादी नहीं किया करता था कोई, तो बाबूलाल मरांडी वहां पर रोड्स लेकर आए, इंफ्रा लेकर आए, तो वो लोग तो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। हाँ, तो ये स्थिति मैंने बताया ना कि ये चीजें हैं कि यदि कई 20 साल के बाद भी यदि बाबूलाल मरांडी को कोई याद कर रहा है तो ये बिल्कुल। मैंने बहुत आश्चर्य की बात है। अब बीजेपी को तय करना है कि कौन सीएम बनेगा। चंपई आए हुए हैं, वो भी बिल्कुल। आए, उनकी भी छवि खराब नहीं है, लेकिन चंपई का क्या है कि अभी बीजेपी में आए, बीजेपी के लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे। पब्लिक अभी कोलाहल से आगे वो नहीं बढ़ पाए हैं, तो हमें लग रहा है कि बीजेपी उनको बनाने के पहले पहले स्टेट करना पसंद करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अपनी पैठ को बनाए, इसके बाद वो बने तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या है कि आज कार्यकर्ता जिता कर लाए हैं, कल वही कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे, तो इसलिए कार्यकर्ताओं की तो बात सुननी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल है सर, आपके लिए बड़ा लंबा दिन रहा, तो बस आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा आज, संथाल में क्या हो रहा है? अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जगह दी, आपने ट्राइबल्स का जिक्र किया, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये लगातार कल्पना सोरेन ने वहां पर कैंपेन किया, वो ट्राइबल्स के बीच में गई, आदिवासियों के, वनवासियों के बीच में गई, और यही कहा कि देखिए आपके बेटे को सताया जा रहा है। ये अभी संथाल में देखिए सताने और ये करने की बात है, तो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाया, उनको जेल के अंदर लेकर गया, ये किया। यदि हेमंत सोरेन जेल से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लेते और चुनाव में चले गए होते, तो आपको बता दे रहा हूं, मैं हेमंत सोरेन से बड़ा हीरो आज के डेट में इनको कम आते हुए दिखी है। तो पहली बात। दूसरी बात है कि जहां तक आप कहेंगे कि भाई ये सारे लोगों का मानना है कि बेटा चला गया ट्राइबल का, जो कल्पना ने कहा है, तो संथाल में तो सबसे ज्यादा जमीन की लूट और खरीद फरोख्त की बात यदि आई है तो हेमंत सोरेन से शुरू से आक्षेप लगा है। लेकिन यदि पैसे लेने और देने और करप्शन पे वोट हुआ होता तो आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने होते, और गुरु जी शिबू सोरेन जी आज इतने बड़े दिसम गुरु नहीं बने होते। तो ट्राइबलों के बीच में कहीं मायने नहीं रखता कि आप चोरी कर रहे हैं कि बेईमानी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा बहुत बेटा, सीधे हैं। हाँ बहुत सीधे हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रही बात की इस बार चुनाव में सबसे बड़ा जिसका नाम आपने लिया, कल्पना सोरेन, एक चीज जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेकंड कोई व्यक्ति उभर कर निकला है तो कल्पना सोरेन निकली है, जो वोटरों के बीच में गई हैं। वोटर उनको देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, और मैं तो कहूंगा कि हेमंत सोरेन से ज्यादा लोगों की जेएमएम के अंदर भी लोगों की पसंद बनी, ट्राइबलों के बीच में उन्होंने भी अपने आप को स्थापित किया। तो आज के डेट में जो 2-3 ध्रुवीकरण थे, जैसे जयराम मोतो एक नया नेता वहां से उभर के निकला है। अब इस बार इलेक्शन में देखना, चूंकि फर्स्ट इलेक्शन असेंबली का पार्लियामेंट में उसने गिरिडीह, हजारीबाग, रांची में काफी वोटों का उसने वो किया है। अब ऐसे स्थिति में कल्पना सोरेन, जयराम महतो, ये दोनों किस तरीके से एक पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी या आजसू को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस बार 23 तारीख का जब पोल काउंटिंग होगा तो ये देखने बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये काफी दोनों इस चुनाव में रहेंगे, क्योंकि अभी पोल ऑफ द पोल जो आ रहे हैं
उसमें कुछ डिवाइड आ रहे हैं एजेंसियों के, तो उसके कारण यही है कि सबका अभी ध्यान जो है जयराम महतो की तरफ भी लगा हुआ है, महिलाओं का वोट जो प्रतिशत बढ़ा उस पर भी लगा हुआ है। और दूसरी बात है इस तरीके से लास्ट आवर में जेएमएम ने अपने को खड़ा करने की कोशिश किया, उस पर भी लोगों का नजर। मेरा एक ही मानना है आपकी कि जो वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ा है, सिर्फ ये कहकर आप नहीं उसको नकार सकती हैं कि ये वोट पोल जो हमने महिलाओं के बीच में पैसे बांटे उसके कारण बढ़ा है, बल्कि ये वोट पोल जो बढ़ा है वो जयराम महतो, कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के द्वारा जो एग्रेसिव कैंपेनिंग किया गया उसके कारण वोट बढ़ा है। और ये अच्छी बात है, बढ़ा है। रही बात महिलाओं की वोट बढ़ने की बात, तो झारखंड में महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा वोटर है, माने महिलाओं का वोट, महिलाएं वोटर ज्यादा है वहां पे। और हमेशा आप देखेंगे चुनाव में कि झारखंड में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करती है पुरुषों की अपेक्षा। तो ये अच्छी भी बात है कि महिलाएं आए। और भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका फोकस उन्हीं महिलाओं के ऊपर में होता है कि ये महिलाओं का कैसे हम विकास करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये सब है कि किस तरीके से कहाँ पे वोट जा सकता है। चलिए आखिरी सवाल है, कहिए एक और आखिरी सवाल पूछ लिया। यूपी बाय पोल्स के बिना कैसे कंक्लूड करूंगी मैं डिस्कशन? जी एकदम आप पूछ सकती हैं। तो यूपी बाय पोल्स किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरह से एनडीए में जाते हुए दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा स्थापित होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बीच में लेकर आया। और यहीं से शुरू हुआ था बटोगे तो कटोगे, और ये लग रहा है कि इस बार हिंदू मतदाता है वो अपने आप को डिसाइड कर लिया कि हमें नहीं बटना है, ना बटना है ना कटना है। तो कितनी सीटें दे रहे हैं आप योगी मेरा मानना है आदित्यनाथ कि बीजेपी को? 9 में से 7 सीटें जो है वो बीजेपी वहां से जीत कर आ जाएगी। 9 में से 7 सीटें आप दे रहे 7 हैं? सीटें जीत कर आ जाएंगे। इस बार सबसे बड़ी बात मुझे जो देखने को मिल रहा है, जैसे रामपुर 70% भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट के वोटर थे और वहां अपने आप को जीत कर आएगी। वैसे ही स्थिति कुंदरकी में बन रहा है जो मुरादाबाद जिले में पड़ता है, और वहां का जो विधानसभा की वहां भी 60 या 65% जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं माने जाते हैं। और लेकिन वहां भी इस बार अच्छी स्थिति में मेरे पोल में आते हुए दिख रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, स्पष्ट करते हुए। ये ट्रेंड्स हैं, ये एग्जिट पोल के पूर्वानुमान है, नतीजे आएंगे 23 तारीख को, तब तक का इंतजार कीजिए। डोंट जंप द गन्स। लेकिन अभी जैसा कि सर ने कहा एग्जिट पोल है, अब कौन एग्जिट और कौन इन करेगा, फाइनल मोहर 23 तारीख को, तब तक का इंतजार। और अभी के लिए नमस्कार।